हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, जैसा कि पता है मैं आपको लगातार सीआरपीएफ पीएसआई हेड कांस्टेबल की क्लास दे रहा था, लेकिन मेरे स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैं कोई भी क्लास आपको नहीं दे पाया हूं। तो मैं यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मैराथन दूंगा, एक एक घंटे की 3-4 मैराथन में मैं पूरी अर्थमेटिक कवर करा दूंगा। उसके बाद एक मैराथन दूंगा, वहाँ पर पूरी एडवांस कवर करा दूंगा। लेकिन मैं आपके लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया, मेरा इतना स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था। आप ये करोगे सर बड़ी बड़ी बातें मारते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखो, आज ही मेरी पूरी तरह से एक मैराथन भी आएगी, और यहाँ पर जो मैं आज ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ वो पूरी तरह से एनालिसिस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। क्योंकि देखो, सीआरपीएफ पीएसआई हेड कांस्टेबल के पेपर में मैंने वो हालत बच्चों की देखी है मैथ में, कि मैथ में बिल्कुल एसएससी जीडी से काफ़ी अपर लेवल का पेपर आ रहा है। अगर हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग की तो थोड़ा 19-20 चलो एसएससी जीडी का लेवल है, लेकिन फिर भी एसएससी जीडी के लेवल से ऊपर ही रीजनिंग भी है। और लेकिन आपकी जो मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ आपके एसएससी जीडी के पेपर के लेवल से काफ़ी ऊपर है। बच्चों के बिल्कुल आधे आधे क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग जिनका भी अभी एग्ज़ाम शेष है, जिनका एग्ज़ाम बचा हुआ है, वो बिल्कुल दबा के मार्क दीजिए और क्वेश्चन को नोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 5/11, 3/15 को 1/5 लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 12/11 के स्थान पर यहाँ पर 11/12 है। बस इतना आप लोग कर लेना। यहाँ पर 4/7, यहाँ पर भी देखो काट देंगे तो 3×9 और 3 चक्कू कितना होता है, 12 होता है। 3/4 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगली लाइन में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंश की वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अंश और हर के बीच में डिफरेंस 6 का है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इनके बीच में डिफरेंस 4 का है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इनके बीच में डिफरेंस 1 का। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ नोट कर लेंगे, इनके बीच का डिफरेंस 3 का। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़, बीच का डिफरेंस 1 का। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हर का लेंगे एलसीएम। हर का एलसीएम लेंगे तो 6, 4, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा और 12 से प्रत्येक भिन्न में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5/6 में 12 से कराओगे 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 आएगा। 1/4 से 12 में कराओगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 11/1 में यहाँ पर 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 1 13, 132 आएगा। यहाँ पर 3 चक्को 12, 16 आएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो भिन्न सबसे बड़ी, जो वैल्यू छोटी दिखाई दे रही है वो भिन्न सबसे छोटी। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी भिन्न कौन दिखाई दे रही है आपको, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी वैल्यू 132 दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी वैल्यू 132 दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कितनी हो गई, 132। और सबसे छोटी भिन्न यहाँ पर देखो हमारा आंसर आया है 3। तो इसका मतलब ये वाली 3। अब यहाँ पर इनके स्थान पर जो भिन्न है ये हमारी तीसरे नंबर की भिन्न है। तो यहाँ पर देखो तीसरे नंबर की भिन्न कौन है, 1, 2, 3। 11/12 लिखेंगे माइनस, यहाँ पर देखो सबसे छोटी भिन्न हमारी ये है 3, दूसरे नंबर की भिन्न 1/5। 1/5। तो यहाँ पर देखो हम एलसीएम ले लेंगे और इन्हें घटा देंगे। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ का प्यारा सा क्वेश्चन है। 2 क्रमागत धन पूर्णांकों x और x+1 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपसे अगर लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम पूछा जा रहा है तो वहाँ पर आप क्या करा दोगे, सीधा ऐसी वैल्यू का क्या करा दोगे, मल्टीप्लाई। यही आपका आंसर हो जाएगा। x+1 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं बहुत विस्तार से आपको नहीं बताने वाला हूँ। जब मैं आपकी एलसीएम एचसीएफ की क्लास लूँगा उसमें सब कुछ ये सारे पॉइंट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर क्रमशः 9, 8 और 7 शेषफल बचता है, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आप यही कोशिश किया करो कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से उड़ा दो, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऑप्शन से ही लगाना। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है, किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर अलग अलग शेषफल दिए हुए हैं, उनमें से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ऑप्शन में हम सबसे छोटी संख्या के पास जाएंगे। तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन सी दी हुई है, 353 दी हुई है, ए 353। तो सबसे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। अगर इसे हम 10 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमारा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारा 3 बचेगा, ना कि हमारा 9 बचेगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा देखो रॉन्ग हो गया। उसके बाद सबसे छोटी संख्या हमारी 359 है। अगर 10 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर देखो 9 हमारा बच रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम 9 से विभाजित करेंगे तो 8 शेषफल बचेगा। अब 9 से विभाजित करेंगे तो 8 शेषफल बचेगा। इसका मतलब आप देखो इसमें क्या करना, सीधा सा 8 शेषफल बच रहा है, तो अगर हम यहाँ पर इसमें 8 घटा देते हुए कितनी हो जाएगी, 351 ही तो हो जाएगी। 351 क्या हमारी 9 से विभाजित है, 5, 3, 8, 1, 9 बिल्कुल 9 से विभाजित है। उसके बाद देखो 10 से भी चेक कर लिया, 10 से भी चेक कर लिया, 9 से भी चेक कर लिया, लास्ट वैल्यू बची है 8। तो 8 से विभाजित करने पर 7 यहाँ पर शेषफल बचते हैं। चाहो तो आप डायरेक्ट यहाँ पर 8 से भाग दे लो और देखो यहाँ पर 7 बच रहे कि नहीं बच रहे। नहीं तो यहाँ पर आप 7 घटा दो, 359 में कितने बचेंगे, 352। 352 को 8 से विभाजित करो, 8 चौको 32 और 3 8 चौको 32 बिल्कुल विभाजित हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 359 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y = 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो यहाँ पर x अनुपात y = कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। यदि x का मान z से 20% अधिक है, इसका मतलब हुआ आपको फ्रैक्शन वैल्यू आती है, x और z की तुलना की गई है, x और z की तुलना की गई है, x का मान z से 20% अधिक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20 की 1/5। तो अगर z का मान 5 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर देखो x y z में कंबाइंड में हम रेशियो बना लेंगे। कंबाइंड में कैसे रेशियो बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान 4 है, यहाँ पर x का मान कितना है, 6 है, और दोनों जगह x है तो मान कैसे चेंज हो सकता है। तो दोनों मान हम बराबर करेंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x अनुपात y = 3 से गुणा कराएंगे 12 और 3 × 5 = 15। यहाँ पर देखो x अनुपात z = 2 से गुणा कराएंगे 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10। अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इनका कंबाइंड में हम रेशियो बना लेंगे। तो x अनुपात y अनुपात z, x का मान कितना है 12, y का मान कितना है 15, z का मान कितना है 10। ये हमारा देखो कंबाइंड में रेशियो आ गया। अब यहाँ पर हमें y का मान z से कितने % अधिक है, तो यहाँ पर देखो 15 और 10 है, कितने अधिक है, 5 अधिक है, और 10 से z का मान नीचे लेंगे ना, तो 5 अधिक है, और यहाँ पर परसेंटेज में बताना है कितना अधिक है। अगर परसेंटेज में आपको बताना है इंटू 100, तो यहाँ पर 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50% विल बी राइट आंसर। 50% विल बी राइट आंसर। यहाँ पर देखो कुछ ऐसा दिया नहीं है कि y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पर केवल लिखा है कितना अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन को देख करके वहाँ पर जा सकते हो। अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो ऐसे बता दूंगे, नहीं तो वहाँ पर ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है 5/10 अधिक है, 5 बटे क्योंकि इससे 5 अधिक है बटे 10 अधिक है, इस टाइप का वहाँ पर कुछ दिया जा सकता है। जो ऑप्शन हो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चले जाना। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये क्वेश्चन देख करके आप कहोगे कि सर इतने बड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तभी बच्चे वहाँ पर 25 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर देखो टोनी 6,50,000 रुपये की कुल राशि में 2 कारें ए और बी दोनों खरीदता है। वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% की हानि पर बेचता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य समान है। कार ए और कार बी का क्रय मूल्य कितना है? अब देखो हम क्या करेंगे, कुल राशि में 2 कारें ए और बी दोनों खरीदता है। ए को 20% लाभ पर बेचता है। ए को 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है, यानी 5 की थी उसने 6 की बेच दी। और बी को, ये ए है हमारी कार, और बी को क्या करता है? 25% की हानि पर, फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4 की थी उसमें 1 की हानि पर, तो मतलब कि 3 की बेच दी, 3 की बेच देता है। दोनों कार का विक्रय मूल्य समान है। हमारे अकॉर्डिंग मैंने इसको 6 की बेची, इसको 3 की बेची, हमारे अकॉर्डिंग तो विक्रय मूल्य समान नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में हम 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। एक इक्वेशन हमारी ये, एक इक्वेशन हमारी ये। यहाँ पर देखो ऑलरेडी मैंने विक्रय मूल्य को क्या कर दिया है? समान कर दिया है। विक्रय मूल्य को समान कर दिया है। अब यहाँ पर टोनी 6,50,000 रुपये की कुल राशि में 2 कारें खरीदता है। हमारे अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना होगा? 8 रुपये की ये खरीदी, 5 रुपये की ये खरीदी, 13 रुपये की हमने यहाँ पर कारों को खरीदा, 13 की खरीदा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6,50,000 रुपये की खरीदा। तो यहाँ पर 13 से गुणा करा देंगे, 13 5 65, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। 1 बराबर 50,000 आएगा। आपसे पूछा क्या गया है, कार ए और कार बी का क्रय मूल्य कितना है? कार ए और कार बी का जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो देखो यहाँ पर ए इक्वल टू, कार ए हमारी ए थी ना, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था? 5, 5 से गुणा करा देंगे, 5 25, 0 यहाँ पर 1 2 3, 2,50,000 हो जाएगा। और जो कार बी होगी हमारी वो यहाँ पर देखो 1 इक्वल टू 50,000, कार बी हमारी 8 के बराबर है, 8 45, 45 यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। 4 लाख ये हो जाएगा और 2.5 लाख ये हो गया। बिल्कुल देखो ए और बी के हमारे क्रय मूल्य आ चुके हैं, ए और बी कारों का मूल्य आ चुका है। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1,280 रुपये अंकित की। यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन ये माना जाता है और लगातार एग्जामों में ये क्वेश्चन अवश्य पूछा जा रहा है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं पीछे भी आपको कई बार क्लासों में ऐसे क्वेश्चन करा चुका हूँ कि यहाँ पर आपको 2 बातें ध्यान देनी होती हैं। जब भी आपको यहाँ पर डिस्काउंट दिया जाए और क्या दिया जाए? प्रॉफिट दिया जाए। डिस्काउंट दिया जाए और प्रॉफिट दिया जाए, मैंने कहा था डीपी दिया जाए, डीपी दिया जाए, उससे हम सीएम निकाल लेंगे। सीएम कौन? हमारे चीफ मिनिस्टर। अगर हम चीफ मिनिस्टर की डीपी को देखेंगे तो हम बता नहीं देंगे ये कौन से चीफ मिनिस्टर हैं। तो डीपी और सीएम याद रखो, डीपी और सीएम। डीपी का मतलब क्या हुआ सर? डीपी का मतलब हुआ यहाँ पर देखो 10% की छूट मतलब डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट है, और यहाँ पर पी का मतलब प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट। डीपी दिया हो उससे हम सीएम निकाल लेंगे। ये सीएम क्या है सर? अभी देखो डी का मतलब हुआ डिस्काउंट, 10% की छूट, यानी कि 100 की वस्तु थी, हम कितने की यहाँ पर 90 की ले रहे हैं। और पी का मतलब हुआ प्रॉफिट, प्रॉफिट 100 की थी 120 की बेच रहे हैं, ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर नीचे क्या दिया हुआ है? सीएम। अब यहाँ पर देखो हम रेशियो बनाएंगे, काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 चक्को 12। ये जो हमारा रेशियो आया, ये रेशियो हमारा सीएम का आ गया। सीएम क्या है सर? ये है हमारा कास्ट प्राइस, ये है हमारा मार्क प्राइस, मतलब ये है हमारा सीपी और ये है हमारा मार्क प्राइज। मार्क प्राइज मीन्स अंकित मूल्य। आपसे पूछा क्या जा रहा है? तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य
ये क्या दिया हुआ है, 1280 रुपये अंकित की। अंकित मूल्य हमारे अकॉर्डिंग 4 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1280 है। एक बराबर हो जाएगा 3 2 0 के, और यहाँ पर 3 का मान निकालना है। 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा कास्ट प्राइस यानी कि सीपी निकल आएगा 960 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी हमारा डिस्काउंट का ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ 65 रुपये में सूचीबद्ध की गई एक वस्तु को 2 क्रमिक छूटों के बाद 56 रुपये 16 पैसे में खरीदा गया था, जिनमें से पहली छूट 10% है, दूसरी छूट ज्ञात कीजिए। इसको हम बेसिक से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे बेसिक से लगाने का तरीका आपका ये रहा, 65 की वस्तु है, एक छूट 10% की है, 10% का फ्रैक्शन मान 1/10 होता है, इसका मतलब 10 की थी, 9 की बेची गई। दूसरी छूट आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, तो इसको आप ये भी लिख सकते हो 100 - x/100 और बराबर यहाँ पर 56.16, ऐसे यहाँ पर लिख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इसको डायरेक्ट लगाने की, डायरेक्ट जैसे आपका ये था 65 रुपये की थी, 10% की पहली छूट है, 65 का 10% कितना होगा, 6.5 होगा। 6.5 की छूट दी गई तो इसमें कितने बचेंगे, अब इसमें देखो हम घटा देंगे, इसमें हम 7 घटा दें तो यहाँ पर 58.5 आ जाएगा। 6.5 घटाएंगे 58.5 आ जाएगा। इसका मतलब 58.5 आया था जब मैंने पहली छूट 10% की दी थी। उसके बाद मैंने जो दूसरी छूट दी है तो वो कितने की दी है, जो यहाँ पर देखो हमें परसेंटेज में बतानी है, तो 56.16 की हम बेच रहे हैं। तो यहाँ पर 0 में 6 चला गया, हमारे 4 बचे, 4 में 1 चला गया, हमारा कितना बचा, 3 बचा, और यहाँ पर 8 में 6 गए, हमारे कितने, 2 बचे। तो यहाँ पर 2.34 की हम और डिस्काउंट दे रहे हैं, 2.34 का और डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब डिस्काउंट दे रहे हैं तो छूट हम किस पर देंगे, छूट हम इतने पर दे रहे हैं, 58.50 पर हम यहाँ पर डिस्काउंट दे रहे हैं, इंटू 100 कर देंगे, यहाँ पर हमारा 0 से दशमलव हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम काट देंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, जैसे कि यहाँ पर देखो हम कितना, 4 3 7 2 9 8 5 13 13 5 8 9 से काट देते हैं, 9 दूनी 18, और यहाँ पर कितना बचा, हमारा 5 बचा, 9 6 के 54, यहाँ पर 9 6 के 54 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 9 5 45 और 0 हो जाएगा। 13 से काट देंगे, 13 दूना 26, 13 5 65, 0 हो जाएगा, 50 दूनी 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो नेक्स्ट हमें डिस्काउंट मिला है वो 4% का मिला है, 4% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा है लगभग पूरी तरह से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और यहाँ पर इन क्वेश्चनों में आप देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ही है, ये अच्छा खासा टाइम आपका ये क्वेश्चन 1 मिनट से ऊपर तो ले ही लेते हैं, अगर आपकी यहाँ पर स्पीड हमारी कम है तो, नहीं तो आप 1 मिनट के अंदर बिल्कुल लगा सकते हैं। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज का क्वेश्चन है। एक बेटे की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, उसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बेटा है और उसकी माँ है, ठीक है। एक हमारा कौन है, पुत्र है, पुत्र को हम सन मान लेते हैं, हमारा सन है, और कौन है, माँ है, मदर है। उनकी आयु का यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 2:5 का दिया हुआ है। अगर पुत्र 2 साल का है तो माँ 5 साल की है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। 8 वर्ष बाद यहाँ पर बात कही जा रही है। जो 8 वर्ष बाद हमारा रेशियो दिया हुआ है पुत्र और माँ की आयु का जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक रेशियो हम 2 का मान लेते हैं 8 वर्ष बाद, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी माँ की आयु की आधी होगी। अगर यहाँ पर उनकी माँ 2 साल की है तो पुत्र हमारा कितने साल का होगा, 1 साल का होगा। लेकिन ये जो बात कही गई है वो 8 साल बाद की बात कही गई है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो पुत्र है और उनकी माँ है, इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर 1 का है, इनके बीच का डिफरेंस 1 का है, इनके बीच का डिफरेंस 3 का है। इनका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर गुणा करा देंगे
और इनका जो डिफरेंस है वो हम यहाँ पर गुणा करा देंगे। तो देखो हमारा क्या आ गया। सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर 2:5 ही रहेगा। यहाँ पर जब हम गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 3 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे वर्तमान में इनकी आयु दी हुई है 2 वर्ष और इनकी दी हुई है माँ की 5 वर्ष, तो यहाँ पर इनकी जो आयु देखो एक एक साल अब बढ़ रही है। जैसे इनमें देखो 1 साल ऐड हुआ, इसमें 1 साल ऐड हुआ, 5 से 6, 2 से 3। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 साल ही तो बढ़ रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये वर्तमान की आयु है और ये यहाँ पर वर्तमान की आयु है, प्रेजेंट की आयु है, और ये जो है 8 वर्ष बाद की आयु है, तो इसमें 8 ऐड होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 ऐड हो रहा है, हमारे अकॉर्डिंग कितना, मतलब कि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 ऐड हो रहा है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 ऐड किया जा रहा है, क्योंकि 8 वर्ष बाद देखो कहा जा रहा है। तो 1 बराबर यहाँ पर किसके हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। 1 बराबर 8 के, तो यहाँ पर वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो वर्तमान में हम गुणा करा देंगे। ये हमारे 8 दूनी 16 के हमारे पुत्र हो जाएंगे, 8 पंच 40 की क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। अब हम क्लियर आयु बता सकते हैं। तो माँ की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो माँ कितने साल की हो जाएंगी, माँ हमारी 40 ईयर्स की हो जाएंगी। 40 ईयर्स विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, 8,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। यहाँ पर देखो सीआई का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं सीआई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आपके लिए क्लास भी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि सीआई के मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आप कहोगे सर कुछ भी एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन सीआई के क्वेश्चन जरूर आए। मुझसे पढ़ने के बाद आप ये कहोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं आपको एक तरीका बताऊँ सीआई के, देखो एक तरीके ने एक क्वेश्चन के मैं 3 4 तरीके बता दूंगा, और जो तरीका जहाँ पर सटीक लगे बस वो तरीका वहाँ पर आप फॉलो करना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद कहना वाकई सर सीआई मेरा बहुत मजबूत हो गया है। यहाँ पर देखो जो हमारा दिया हुआ है 8,000 रुपये की राशि पर 10%, जो हमारा यहाँ पर राशि दी हुई है वो 8,000 रुपये की दी हुई है, और 10% वार्षिक हमारी रेट दी हुई है, लेकिन यहाँ पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, लेकिन जो हमारा ब्याज यहाँ पर मिल रहा है वो अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हम दर को क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5% आ जाएगी। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर 1.5 वर्ष का टाइम हमारा कितना दिया हुआ है, टाइम हमारा दिया हुआ है 1.5 वर्ष का दिया हुआ है, 1 सही 1/2 ईयर्स का दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.5 वर्ष का दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्याज निकालने के लिए यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा तरीका आपको बताऊंगा, बस यहाँ पर लिख लेना 331। 331 क्या है सर, ये कोड होता है 3 ईयर के लिए। यहाँ पर तो सर 1.5 ईयर है, बिल्कुल 1.5 ईयर है, बिल्कुल यहाँ पर 1.5 ईयर है, लेकिन जो हमारा ब्याज है वो अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक देय है मतलब हमें ब्याज 6 महीने में मिलेगा। तो यहाँ पर 1 सही 1/2 ईयर में कितनी छमाही पड़ेंगी, 3 छमाही पड़ेंगी, तो यहाँ पर 3 ईयर वाला कोड लगेगा। ये कोड देखो आपका होता है 3 ईयर का, ये कोड आपका 3 ईयर का होता है, 3 ईयर का होता है, और 2 ईयर का कोड इधर देख लेते हैं, वो हमारा होता है 2-1 होता है। यहाँ पर देखो मैं सभी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से नहीं कराऊंगा। जब CISI आपको पढ़ाऊंगा तो मैं 2-2 3-3 तरीके ऐसे तरीके बताऊंगा, वाकई लाजवाब तरीके बताऊंगा। आप भी कहोगे सर बिल्कुल आपने गजब तरीके बताए हैं। बस इतना आप लोग काम करना कि बस इतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि जो क्वेश्चन देखना कि ये तरीका अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो आंसर जल्दी आएगा, तो उस तरीके को वहाँ पर लगाना, बस ये काम करना। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 3 ईयर का मैंने कोड लिख दिया, 8,000 रुपये की राशि है, 8,000 रुपये की राशि है, रेट हमारी अब कितनी हो गई 5%, 2 से मैंने भाग दे दिया। तो यहाँ पर 8,000 का 5% निकाल लो, 8,000 का 5% निकालोगे कितना निकलेगा, नहीं निकालना आ रहा है, 8,000 का 10% निकाल लो, 10% कितना होता है 800 होता है, 800 का आधा करोगे 400, आधा क्यों किया सर, आधा क्यों किया सर, क्योंकि यहाँ पर 10% का मान नहीं पूछा जा रहा है, 5% का मान पूछा जा रहा है, तो 10% निकाल के आधा कर दो, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का भी देखो 10% निकाल लो 40, 40 का आधा कर दो 20, क्योंकि मान हमसे 5% का निकलवाया जा रहा है ना, 20 का 10% निकाल लो 2, आधा कर दो 1।
तो इससे देखो हमें गुणा भाग कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इस तरीके से मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 4 × 1200 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 × 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1261 हो जाएगा। जो हमारा ब्याज आ चुका है, CI आ चुका है, वो कितना आ चुका है, 1261 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। साधारण ब्याज का सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आप लोगों को आता है नीचे कमेंट बॉक्स में छाप देना, और ये भी बता देना मेरी आज की एनालिसिस की क्लास कैसी लगी, और बिल्कुल अपनी तैयारी दबा के करिए, वहाँ पर दबा के मॉक देते जाइए। अपनी तैयारी में बस आपको मॉक देना है, मैथ रीजनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है, और वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाना है। जिनका भी आगे पेपर है, आप लोग बिल्कुल हवा में मत रहिएगा कि SSC GD का पेपर, क्योंकि बच्चों ने अभी दिया है, SSC GD का जो लेवल रहा होगा बिल्कुल उसी हवा में है, तो आप लोग उस हवा में मत रहना। इस पेपर का लेवल उस पेपर से काफ़ी हाई है। यहाँ पर आपको GS भी काफ़ी एडवांस लेवल की मिल रही है, रीजनिंग भी काफ़ी एडवांस लेवल की मिल रही है, मैथ तो काफ़ी एडवांस लेवल की है ही, और हिंदी भी हिंदी भी आपकी SSC GD से टफ है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी पर बहुत जोर दीजिए, मैथ रीजनिंग पे दबा के मॉक दीजिए, और GS हिंदी भी पढ़ते रहिए, और वहाँ पर करंट के भी 3 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्के ही आ रहे हैं। तो आप करंट पढ़िए, बस इतना आप लोग करते रहिए, पूरी तरह से आप बस केवल प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल अगर रामजी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करना, इससे किसी भी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।